इट इज़ डे 10 ऑफ लिटरेरी टर्म्स। और सबसे पहले यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो यहाँ पे बात हो रही है ब्लूम्सबरी ग्रुप की। तो ये ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आता है और पूछा गया है कि कौन इन चारों में से एक मेंबर नहीं था, किसका, ब्लूम्सबरी ग्रुप का। तो क्या लिटन स्ट्रेचे, E.M. फोस्टर, क्लाइव वेल या विंगस्टन चर्चिल। तो कुछ मेंबर रहे हैं, कुछ लोग, लगभग 10 कोर मेंबर रहे हैं ब्लूम्सबरी ग्रुप के, और पूछे जाते हैं कि उनमें से कौन सा मेंबर नहीं था। तो इसका आंसर है विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। तो ये मेंबर नहीं थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिखा है कि ब्लूम्सबरी ग्रुप वॉज एन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ एसोसिएट। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप था, इन्फ्लुएंशियल प्रभावकारी ग्रुप था, ऑफ एसोसिएटेड इंग्लिश राइटर्स, जो कि जुड़ा हुआ था किससे, इंग्लिश राइटर से, इंटेलेक्चुअल्स से, एंड फिलोसोफर से, एंड आर्टिस्ट से, द बेस्ट नोन मेंबर ऑफ विच इंक्लूडिंग वर्जीनिया वुल्फ, और जिनमें वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनार्ड, E.M. फोस्टर, लेटन स्ट्रेची, ये सारे लोग शामिल थे। और ये एक ग्रुप था, और ये देखिए ग्रुप जो था पोस्ट कॉलोनियल था, मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म ये थे। 1907 1930 इस बीच में ये ग्रुप था। यहाँ पे लगभग 10 कोर मेंबर माने जाते हैं, इस ग्रुप के मुख्य मेंबर माने जाते हैं, जिनमें वर्जीनिया वुल्फ शामिल है। और ये जो ब्लूम्सबरी ग्रुप, ब्लूम्सबरी एक प्लेस है ना, तो वहाँ पर ये रहा करते थे। तो इस ग्रुप के जो मेंबर हुआ करते थे वो बड़े ही, उनका जो वर्क है प्रभावकारी, क्योंकि बड़े ओपन थिंकिंग वाले वो थे, और उनकी सोच ने, राइटिंग ने प्रभाव डाला वहाँ पर, है ना। तो वो राइटर्स एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे राइटर्स के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, फिलोसोफर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ, ठीक है। तो ये ब्लूम्सबरी ग्रुप है। ये फ्रीडम पर बात करते थे, ये फेमिनिज्म पर भी बात करते थे। वर्जीनिया वुल्फ का आप देख लीजिए, फेमिनिज्म के लिए हम इनको जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टर्म, अब यहाँ तो लिख दिया था इंटरनेशनल, पर इंटरनेशनल नहीं, इंटेंशनल फैलेसी, है ना। द टर्म इंटेंशनल फैलेसी इज़ फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले ये किसके द्वारा यूज़ की गई थी, कि विलियम एम्सन, नॉर्थरॉप फ्रे, या बेलेक एंड बैरन, या बिमसेट एंड बियर्ड्सले, बिमसेट एंड बियर्ड्सले। तो ये इंटेंशनल फैलेसी। अब देखिए हम फैलेसी का तो मतलब होता है गलती। एक लेक्चर अपलोड किया है पैथेटिक फैलेसी। तो पैथेटिक फैलेसी क्या होती है, वहाँ मैंने वो समझाया है। और ये इंटेंशनल फैलेसी है। उसी तरह से एक और वर्क आता है फैलेसी करके, अफेक्टिव फैलेसी। तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप देखिए। पैथेटिक फैलेसी पर तो मेरा लेक्चर है, इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी। तो इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी की बात करें तो इस वर्ड को, इस टर्म को कॉइन किया था बिमसेट एंड बियर्ड्सले ने। बिमसेट एंड बियर्ड्सले ने। क्या होती है इंटेंशनल फैलेसी? तो इंटेंशनल फैलेसी, देखो कोई राइटर का वर्क है, सपोज मैं ही कुछ लाइन लिखूं, है ना, पर मेरी जो वर्क है, मेरे वर्क का ना तो मेरे वर्क का टाइटल छुपा दिया जाए, और मैंने लिखा है वो मतलब मेरा नाम भी, और मतलब राइटर का नाम और उसका टाइटल छुपा दिया जाए, और फिर उसको किसी को दी जाए, और उसको क्या करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए। तो वो उसमें क्या है कि फिर किस तरह का वो वर्क है, क्या उसकी राइम है, क्या उसमें स्टेंजाज हैं, है ना, राइम स्कीम है, क्या भाव हैं, कौन सा लिटरेरी टर्म है, ये सारी चीज़ें देखना क्या होगा, इंटेंशनल फैलेसी होगा, है ना, इंटेंशनल फैलेसी। जबकि किसी राइटर का वर्क है और वो जो लिख रहा है वो किस चीज़ से अफेक्ट होकर लिख रहा है ना, क्योंकि लिखने का जो है, लिखते हम क्यों हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव हमें करती हैं, कोई चीज़ें प्रभावित करती है तो लिखते हैं, है ना। तो वो अफेक्टिव फैलेसी होगी। तो क्यों लिखा है ये देखना, अफेक्टिव फैलेसी, क्या क्या लिखा है, कैसा लिखा है, उसका क्रिटिकल कमेंट देना, इंटेंशनल फैलेसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, और देखो इसका एक्सप्लेनेशन, इन मिड 20th सेंचुरी विलियम के बिमसेट और जूनियर एंड मॉनरो सी बियर्ड्सले पब्लिश इंटेंशनल फैलेसी। इन इट they counter the contemporary assumption
जो उनके समकालीन एजम्पशन थे, डैट द ओरिजिन क्रिएटर इंटेंशन फॉर अ वर्क एज इक्वल टू द मीनिंग एंड मेरिट। तो जो वो कंटेम्पररी जो एजम्पशन था वो ये था कि भाई जो उसकी मीनिंग है और वो मेरिट है, जो उसका वर्क है वो मतलब उसके इक्वल होता है। देखो क्या है फिर से, दैट कंटेम्पररी एजम्पशन था, और क्या एजम्पशन था, है ना, क्या विचार सोच था उनका, पहले से उन्होंने सोच रखा था क्या, द ओरिजिनल क्रिएटर्स इंटेंशन, कि भाई जिसने जो वर्क लिखा है उसकी जो क्रिएशन का जो इंटेंशन है, इरादा है, फॉर अ वर्क, किसी वर्क के लिए, वॉज इक्वल, उसी के इक्वल है, समान है, टू द मीनिंग, उसके मीनिंग और उसकी मेरिट उसके वर्क के। तो ये एग्जम्पशन था, ठीक है। इसी की आलोचना करते हुए बिमसेट एंड बियर्ड्सले ने इंटेंशनल फेलेसी का जो कॉइन टर्म है इसको कॉइन किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शेक्सपियरियन सोनेट हैज़ द फॉलोइंग राइम स्कीम। तो शेक्सपियरियन सोनेट जो है उसकी राइम स्कीम क्या है उसके बारे में है। तो सोनेट की बात करते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट की हम बात करते हैं, तो दो 14 लाइन सोनेट में होती हैं, और ए बी बी ए बी बी ए, सी डी सी डी, नहीं ये नहीं था शेक्सपियरियन। ए बी डी सी डी, ये भी नहीं था। ए बी सी डी, ए बी, अब ये ए बी रिपीट नहीं होगा, नया सी डी, अब सी डी भी रिपीट नहीं होगा, नया ई एफ, और फिर जी, तो इसके लास्ट में जी है। शेक्सपियर के लास्ट मतलब जब शेक्सपियरियन सोनेट एंड होते हैं तो ये जी है, बस इससे तो याद भी रह जाएगा, इन सब में अलग भी है ये। तो ए बी सी डी ई एफ जी। तो हमने जब मीटर की बात की है यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका आंसर है सी, ए बी सी डी ई एफ जी। ये राइम स्कीम है शेक्सपियरियन सोनेट की। क्या शेक्सपियरियन सोनेट आर रिटन प्रीडोमिनेंटली इन द मीटर कॉल्ड आयम्बिक पेंटामीटर। कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि आयम्बिक पेंटामीटर का भर के उपयोग किया है। अ राइम स्कीम इन विच ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 5 फीट, जो मतलब राइम स्कीम है जिसमें 5 फीट से मिलकर बनती हैं, 10 इसमें सिलेबल होते हैं, विद अल्टरनेट स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस और फॉलोड बाय स्ट्रेस। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई आयम्बिक पेंटामीटर जो है, आयम्बिक मीटर जो है उसमें क्या होते हैं, 2 सिलेबल होते हैं, एक स्ट्रेस और दूसरा अनस्ट्रेस, पहला अनस्ट्रेस और फिर स्ट्रेस। तो ये हमारा आंसर है ए बी सी डी ई एफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन अ सीक्वल इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर्ड, यूज़ द कोड गिवन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि डिनोमा, कन्फ्लिक्ट, एक्सपोजिशन और क्लाइमेक्स। अब यहाँ पे इन चारों की मदद से हमें ये देखना है कि जो हम ड्रामा लिखते हैं और जो उसका स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में कौन सी चीज़ कब कहाँ पहले आएगी। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, एक्सपोजिशन होता है उसका, एक्सपोजिशन, फिर राइजिंग एक्शन होगा, और जो राइजिंग एक्शन है वो कन्फ्लिक्ट होगा, फिर एक क्लाइमेक्स आएगा, फिर फॉलिंग एक्शन आएगा, और जो फॉलिंग एक्शन के बाद डिनोमा आएगा। ठीक है, अब फॉलिंग एक्शन तो यहाँ दिखाया नहीं है तो डिनोमा ही दे दिया। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ जो है क्या, तीसरा पहले आएगा, नहीं हाँ तीसरा पहले है, फिर दूसरा है, फिर चौथा है और फिर फर्स्ट है। तो यही हमारा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा है, और जब ड्रामा मैंने पढ़ाया है तो ड्रामा के दौरान मैंने इस बात को बड़े ही अच्छी तरीके से समझाया है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द स्टेज ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज मेनली, अब चाहे शेक्सपियरियन हो या किसी की भी हो, पर ये शेक्सपियरियन की बात कर रहा है यहाँ पे, फॉलोड द सीक्वेंस एक्सपोजिशन, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स और डिनोमा। और डिनोमा का ही 2 भाग होते हैं, अगर कॉमेडी है तो सॉल्यूशन, क्योंकि कॉमेडी में सॉल्यूशन मिल जाता है ना, कॉमेडी है तो भाई कॉमेडी कैसे हुई, क्योंकि किसी चीज़ का प्रॉब्लम था, उसका क्या मिल गया, उसका सॉल्यूशन मिल गया। पर जो ट्रेजेडी होता है तो उसमें क्या होता है, कैटेस्ट्रॉफी, है ना। तो कैटेस्ट्रॉफी क्या है कि आपदा आ जाती है ना, तो वो। नेक्स्ट है द टर्म कर्टल सोनेट, कर्टल सोनेट, ठीक है, कर्टल सोनेट वॉज कॉइन्ड बाय,
है ना। तो कर्टल सोनेट क्या होता है, एक तो सोनेट की बात हुई है पर यहाँ कर्टल सोनेट की बात हुई है कि विलियम मिल्टन ने लिखे हैं, विलियम ब्लैक ने लिखे हैं, गेराल्ड जी.एम. हॉपकिंस ने लिखे हैं या मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखे हैं। तो इसका आंसर है जी.एम. हॉपकिंस। देखिए कर्टल सोनेट जो होते हैं, कर्टल सोनेट जो होते हैं, ऐसे तो सोनेट 14 लाइन का होता है पर कर्टल सोनेट क्या होता है 10.5 लाइन का होता है या फिर 11 लाइन का होता है ना। 10.5 लाइन का होता है। एक और क्वेश्चन यहाँ आगे आएगा जब उसमें लिखा है कि 11 लाइन, ठीक है, पर 10.5 लाइन का होता है और जी.एम. हॉपकिंस ने इस बात को इजाद किया है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या लिखा है कि क्यूरियल नहीं कर्टल, है ना, कि कर्टल सोनेट, कर्टल टीएल, हाँ, कर्टल सोनेट इज एन 11 लाइन सोनेट बट रादर देन द फर्स्ट 11 लाइन्स ऑफ स्टैंडर्ड सोनेट इट कंसिस्ट ऑफ प्रिसाइजली 3/4, है ना, of the structure of a Petrarchan sonnet with octave becoming a sestet, octave becoming sestet and the sestet become the quatrain with an additional tail line। और फिर इसमें जो ऑक्टेव है वो सेस्टेट में बदल जाता है, 8 लाइन 6 हो जाती हैं और जो 6 लाइन है वो 4 हो जाती हैं। तो 6 और 4 कितनी हो गई, 6 और 4 10, और 10 और एक टेल लाइन है। टेल लाइन जो है या तो तुम इसको आधा मान लो या 1 मान लो, वैसे मैंने आधा ही इसको पढ़ा है मगर 11 भी इसमें ऑप्शन में आता है तो 11 आप लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट है इलियट। टी.एस. इलियट यूजेस द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज एसे। किस में उसने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव पर वर्क उस पर बात की है। तो यहाँ हमारा आंसर है क्या, नहीं, यहाँ ऑप्शन है कि मेटाफिजिकल पोइट्स, हेमलेट या ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट या डांटे। तो ये हमारा है हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। टीजीटी में बहुत पूछा जाता है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये, टीजीटी में बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किससे संबंधित है। तो हेमलेट का जो है, इनका जो वर्क है क्रिटिकल वर्क, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, उससे संबंधित है। और देखिए क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है इसके बारे में कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज द टर्म रेफरिंग टू अ सिंबॉलिक आर्टिकल, ठीक है, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक आर्टिकल है, यूज टू शो इनएक्सप्लिकेबल फीलिंग्स, उन फीलिंग्स को जो जिनको बयान नहीं किया जा सके, लाइक इमोशन, है ना। द टर्म वॉज पॉपुलराइज्ड बाई इलियट इन हिज एसे क्या, द हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इसे याद रखो, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, टी.एस. इलियट, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, है ना, ऐसे याद रख लो कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटेड दिया है टी.एस. इलियट ने, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दिया है टी.एस. इलियट ने, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, है ना, हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। टीजीटी के लिए इतना रट लेंगे बस, याद मतलब हो जाएगा वो। द टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय वाशिंगटन एलिस्टन अबाउट 1800, और सबसे पहले यूज़ किया गया था, ये दिया तो इन्होंने है, यूज़ किया गया था किसके द्वारा, वाशिंगटन एलिस्टन, और ये 1840 बात करता है। नेक्स्ट है द टर्म कॉमेडी ऑफ मिनेस, कॉमेडी ऑफ मिनेस, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ अर्नोल्ड वेस्कर, जॉन आर्डन, डेविड हैरे या हैरोल्ड पिंटर, ठीक है। तो जो कॉमेडी ऑफ मिनेस है, मिनेस का मतलब है खतरा, मिनेस का मतलब है खतरा, तो ऐसी कॉमेडी जिसमें खतरे की बात की जाती है। अब किसके खतरे की बात की जाती है, इस तरह की एक मूवी भी है, देखिए पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ फिर बताती हूँ क्या, कि लिखा है हैरोल्ड पिंटर्स अर्ली प्ले लाइक बर्थडे पार्टी, है ना, आर कैटेगराइज्ड एज द कॉमेडी ऑफ मिनेस, है ना। तो हैरोल्ड पिंटर का जो प्ले है बर्थडे, तो क्या होता है उसमें ना एक सस्पेंशन होता है और वो हीरो कहीं चला जाता है, इस तरह का ये बर्थडे पार्टी है। तो कहीं ना कहीं जो एक दिमाग में यही रहता है कि वो कहाँ चला गया, है ना, तो इसीलिए उसके लिए खतरा रहता है, जो सोचते हैं। मतलब इसको एक और तरीके से ऐसे जानो कि एक मूवी आई थी, उसका मुझे नाम नहीं पता, उसमें शाहरुख खान होता है और वो बड़ा ही कमज़ोर बनाया है उसको, और एक लड़का है, मतलब नवयुवक है, और वो बिल्कुल कैसा है शाहरुख खान की, उसकी एक माता है, मतलब पिता नहीं है, उसके माता है, और परिवार गरीब है वो, ठीक है। अब एक दूसरा है जो विलेन उसमें बताया है, वो क्या है, वो बहुत पैसे वाला पावरफुल है, और वहाँ एक जगह शाहरुख खान, ठीक है। अब कॉमेडी है ये, मुझे उस फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, बड़ी अच्छी है, शायद आपने भी देखी होगी। और क्या कहते हैं, अब ये क्या करता है, अब ये
अपने आप को डिफेंड करेगा इस पावरफुल फुल पर्सन से। अब अपने आप को डिफेंड कर रहा है पर ये तो बड़ा कमज़ोर है। अब देखो राइटर ने क्या है, इस व्यक्ति को जो हीरो बनाया है उसे ही इतना क्या बना दिया, उसे बड़ा कमज़ोर बना दिया। तो ये क्या है, ये कॉमेडी ऑफ मीनेस है, इसके लिए बड़ा खतरा है। तो जो दर्शक हैं, दर्शक जो है, ऑडियंस जो है, वो क्या सोचती है, पता नहीं इसके साथ क्या होगा, पता नहीं इसके साथ बेचारे के साथ क्या होगा। तो ये वाली बात है इसमें, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इन अ पोएम, होप करती हूँ ये तो समझ में आया होगा कि कॉमेडी ऑफ मीनेस और हैरोल्ड पिंटर का वर्क है द बर्थडे पार्टी, उसे याद रख लीजिए, वो कॉमेडी ऑफ मीनेस है, क्योंकि वहाँ पर भी है ना एक सस्पेंसन होता है कि बेचारा कहाँ चला गया वो। नेक्स्ट है इन अ पोएम A line may either be and stopped or rhymed, broken, accented और run out। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है क्या, रन आउट। इसका आंसर है रन आउट। तो किसी लाइन, किसी पोइम में कोई जो लाइन है या तो वो एंड स्टॉप होगी या फिर रन आउट होगी, है ना। तो ये इसका आंसर है। इन पोइम अ लाइन कैन बी एंड स्टॉप्ड और रन ऑन, सॉरी रन आउट नहीं है, रन ऑन, या तो स्टार्ट मतलब रुक जाएगी या फिर स्टार्ट होगी। रन ऑन का तो मतलब यही होगा, है ना। और ये मैंने देखा नहीं है, कुछ और भी अगर इसका मीनिंग हो तो ठीक है, क्योंकि मीटर और ये सारे बहुत बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। नेक्स्ट है एपिलॉग। एपिलॉग इज़, दो टर्म है, बहुत पूछे जाते हैं कि एपिलॉग और प्रोलॉग, एपिलॉग और प्रोलॉग, है ना। प्रो का मतलब और एपी का मतलब। एपिलॉग क्या है, तो एपिलॉग प्रीफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट इंट्रोड्यूस, है ना। और या सफिक्स्ड, या तो प्रीफिक्स्ड पहले लगने वाला, सफिक्स पीछे लगने वाला, है ना, प्री का मतलब। तो सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड, या फिर अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच डेट फॉर्मली बिगिंस अ बुक, या फिर अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच डेट बियर्स नो रिलेशन टू द टेक्स्ट। नहीं, नो रिलेशन की बात नहीं है, रिलेशन तो होता है एपिलॉग और प्रोलॉग का, मगर अब आपको ये बताना है कि भाई एपिलॉग पहले लिखा है कि लास्ट में, है ना। तो हाँ, प्रीफिक्स तो देखो पहले जो फिक्स किया जाए, और सफिक्स जो उसके लास्ट में होगा। तो प्रोलॉग क्या होता है, प्रोलॉग स्टार्टिंग में होता है, प्रोलॉग क्या होता है, स्टार्टिंग में होता है, जबकि जो एपिलॉग है वो उसके एंड में होता है। जैसे कि वो एज यू लाइक इट प्ले है, उसमें जो हीरोइन है हमारी, तो एज यू लाइक इट में है रोज़लिन, तो लास्ट में रोज़लिन क्या करती है, रोज़लिन एपिलॉग उसमें बताती है ना, उसमें उसको अपने प्ले को जो है प्रमोट करती है। तो देखिए इसका आंसर यहाँ क्या है कि एन एपिलॉग इज सफिक्स्ड, है ना, टू अ टेक्स्ट, है ना। प्रीफिक्स पहले आने वाला, सफिक्स पीछे आने वाला, है ना। तो ये कोई जो टेक्स्ट है, प्ले है, उसके पीछे आएगा, है ना। विच इट सम्स अप और एक्सटेंडेड एट द एंड ऑफ अ वर्क, तो वो जो सारा वर्क है उसको सम अप करेगा। कभी कभी क्या थे, वहाँ जो पुराने प्ले लिखे जाते थे, कुछ जो एक्शन है परफॉर्म नहीं किए जाते थे, तो उनको सम अप कर दिया जाता था इस स्टोरी को। और ये तो हो गया एपिलॉग। जबकि प्रोलॉग क्या होता है, इज़ इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्क, और या प्री फिक्स्ड टू अ टेक्स्ट। तो ये है प्रोलॉग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इन एरिस्टोटल्स पोइटिक्स वी रीड दैट इट इज़ द इमिटेशन ऑफ इमोशन। अब यहाँ डेफिनेशन है किसकी, अब देखो किसकी डेफिनेशन है ये, इमिटेशन ऑफ एन इमोशन दैट इज़ कंप्लीट, होल एंड सर्टेन मैग्नीट्यूड, और आगे भी कुछ है, पर उसके बाद लिखा है हैविंग अ बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। और बताइए किसकी डेफिनेशन है, कि इपिक की है, कि पोइट्री की है, कि फार्स की है, कि ट्रेजेडी की है। देखो इपिक तो बहुत लंबा होता है, उसमें सर्टेन मैग्नीट्यूड नहीं है। फार्स जो है बिगिनिंग, मिडिल, एंड की क्या बात करता है, पता नहीं कहाँ से शुरू हो जाता है कहाँ एंड हो जाता है। पोइट्री भी लिखने का कहाँ से शुरू होती है कहाँ एंड होती है, पर ट्रेजेडी जो है उसका एक बिगिनिंग होती है, स्टार्टिंग, मिडिल होता है और एंड होता है उनके एक्शंस का। तो इसका आंसर है, ये जो डेफिनेशन है वो ट्रेजेडी की है। और देखिए क्या लिखा है कि इन पोइटिक्स एरिस्टोटल हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी एज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज़ कंप्लीट and whole and of a certain magnitude, having a beginning,
अ मिडिल एंड एंड। तो ये जो है ट्रेजिडी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ मोक हीरोइक पोइम, कि मोक हीरोइक पोइम क्या है ना, हीरोइक पोइम, मोक हीरोइक पोइम। तो अ मॉक हीरोइक पोइम अब क्या है, मॉक्स एट हीरोइक प्रीटेंशंस इन पोइट्स एंड क्रिटिक्स, कि जो मॉक करना है, नकल करना है किसका, हीरोइक प्रीटेंशंस का, इन पोइट्स में और क्रिटिक्स में, या मॉक हीरोइज्म एंड एग्जेजरेटेड वर्च्यू इन ऑल द इपिक्स, कि जो बड़ा चढ़ाकर जो वर्च्यू है, गुण हैं उनकी इपिक्स का, मॉक इपिक तो होते हैं क्या, या फिर यूज़ आ हीरोइक स्टाइल, कि जो हीरोइक स्टाइल है उसका यूज़ करना, टू डिराइड एयर्स एंड अफेक्शंस, कि उसके हाव भाव अफेक्शन ये सब दिखाने के लिए, या यूजेस अ मॉकिंग स्टाइल टू डिराइड हीरोज एंड हीरो वर्शिप, या फिर कोई मॉकिंग स्टाइल को, नकल करने की स्टाइल को डिराइड करना हीरोज़ के लिए और हीरो वर्शिप के लिए। पर इसका जो आंसर है ये है कि क्या होता है इसमें, यूजेस हीरोइक स्टाइल और क्या करने के लिए, टू डिराइड एयर्स, हाव भाव दिखाने के लिए, अफेक्टेशंस के लिए, दिखावट के लिए। और इसका आंसर भी हमारा है क्या, कि अ मॉक इपिक इज़ अ पोएम यूजेस अ हीरोइक स्टाइल टू डिराइड्स एयर्स एंड अफेक्टेशन। तो ये है मॉक इपिक, है ना, मॉक इपिक, बर्लेस्क, मॉक इपिक, ये सब क्या है, कॉमेडी का ही है। नेक्स्ट हमारे ये कुछ और क्वेश्चन है कि हु रोट लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, ये किसने लिखा है। तो ये जो है लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, बेन जॉनसन, ब्यूमॉन्ट, सैमुअल जॉनसन, नन ऑफ द। तो सैमुअल जॉनसन का जो वर्क है लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, यहाँ पे इन्होंने ऑटोबायोग्राफीज़ जब हमने पढ़ी हैं तो लाइफ ऑफ द इंग्लिश पोइट्स की हमने बात की है, और यहाँ पे इन्होंने वर्क लिखा था, बायोग्राफी में इन्होंने वर्क लिखा था बहुत सारे राइटर्स की। नेक्स्ट है जॉन बनियन रोट एन ऑटोबायोग्राफी, आइडेंटिफाई इट। ठीक है, जॉन बनियन ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है और क्या है कि ग्रेस अबाउंडिंग, माय स्टोरी या माय एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ, ये नहीं हो सकता, मेन क्रैम्प, या फिर इसका आंसर है ग्रेस अबाउंडिंग। बनियन का, जॉन बनियन का वर्क है, ऑटोबायोग्राफी है ग्रेस अबाउंडिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ठीक है, एसे की बात कर रहा है। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी इज फ्रॉम द पेन ऑफ, किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन ड्राइडन, शैले, कीट्स, लैम। तो इसका आंसर है जॉन ड्राइडन, एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी। तो ये जो ऐसे लिखा है वो जॉन ड्राइडन ने लिखा है। अ लाइन ऑफ वर्स डेट हैज 6 आयम्बिक फीट और 12 सिलेबल। 6 आयम्बिक, देखो सिलेबल की बात है तो 2 होंगे, एक फीट में 2 सिलेबल हैं, किस में, आयम्बिक में, बाकी तो अलग अलग फीट हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आयम्बिक में 2 होते हैं, तो 12 सिलेबल हो गए, या आयम्बिक फीट हो गए 6, है ना, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 2 12। आयम्बिक लाइन्स इज नोन एज, तो 6 है तो हेक्सा अलेक्जेंड्रियन होगा, स्पेंसेरियन, चौसेरियन। ओहो, अब ये है ना स्टेंजा दे दिए यहाँ पर तो यहाँ पे 6 है ना, तो ये हो जाएगा अलेक्जेंड्रियन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अलेक्जेंड्रियन स्टेंजा हो जाएगा फिर वो। अ लाइन ऑफ वर्स, तो लाइन ऑफ वर्स का मतलब स्टेंजा। अ लाइन ऑफ वर्स, ओ सॉरी एक ही लाइन है। अ लाइन ऑफ वर्स डेट हैज 6 आयम्बिक फीट और 12 आयम्बिक। ठीक है, तो एक ही लाइन है। देखिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन हमने इसको पहले ही डिस्कस किया है डे 6 में, क्या कि अलेक्जेंड्रियन लाइन है 6 आयम्बिक फीट फाउंड इन। अब ये जो अलेक्जेंड्रियन लाइन है कहाँ पाई जाती है, और ये पाई जाती है स्पेंसेरियन स्टेंजा में। अब स्पेंसेरियन स्टेंजा में होती हैं 9 लाइन। अब जो ये 8 लाइन, ये जो 8 हैं कि ए बी बी सी ए बी बी सी, ये तो अलग हैं, प्लस एक ये है जो 9वीं लाइन है, ये जो 9वीं लाइन है ये अलेक्जेंड्रियन लाइन है। अब ये जो 8 हैं वो तो आयम्बिक पेंटामीटर में है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है कि जो ये 8 लाइन है ये तो आयम्बिक पेंटामीटर में है, पर जो 9वीं लाइन है वो क्या है, अलेक्जेंड्रियन है, और ये 6 आयम्बिक फीट का है, आयम्बिक हेक्सामीटर भी इसे कहते हैं। और जो स्पेंसेरियन स्टेंजा है, अलेक्जेंड्राइन इज यूज इन द फाइनल लाइन आफ्टर 8 पेंटामीटर। तो 8 लाइन पेंटामीटर में है, एक इसमें अलेक्जेंड्राइन है। तो यही बात है, जो एक लाइन का बना है अलेक्जेंड्राइन, ये कोई स्टेंजा नहीं है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, तो
तो स्पेंसेरियन स्टेंजा में क्या होती है, 9 लाइन का होता है, तो उसमें 8 लाइन होती है आयम्बिक पेंटामीटर में, 9वीं जो लाइन होती है वो होती है हेक्सामीटर में बनी होती है, हेक्सामीटर से, है ना, 6 आयम्बिक फीट होते हैं, और उस एक लाइन को अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। चौसर ने कपलेट की बात की है 2 लाइन का, और टर्जा राइम, तो हीरोइक कपलेट की बात तो चौसर करते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन एक्सटेंडेड नरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज नोन एज एलिगरी। ये हमने कल ही डिस्कस किया है कि एलिगरी क्या होती हैं। तो एक तो भाई उसका जो वर्ड्स हैं वो उनका जो दिख रहा है वो मीनिंग वो है, पर एक उसका छुपा हुआ मीनिंग भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनियंस पिलग्रिम प्रोग्रेस इज एन इंटेंस ऑफ उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है किस चीज़ का, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, तो ये एलिगरी का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है स्पेंसर फेरी क्वीन, ये भी एलिगरी का उदाहरण है, क्योंकि ये जो वर्क लिखे गए हैं ना, इनमें से कुछ ना कुछ इनमें सिंबल यूज़ किए जाते हैं। फेरी क्वीन में भी, फेरी क्वीन को एलिजाबेथन का ये एक पॉलिटिकल सटायर है ना, एलिजाबेथन इसको समझा जाता था, मतलब प्रतीक है, सॉरी, कि रिवर्सल ऑफ सिचुएशन कहाँ होती है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन है कैथारसिस, एनाग्नोसिस, पेरिपेशिया, इसको परिधि से याद रख लो, है ना, पेरीफ्रेंसिस, तो पेरीपेसिया, इसमें आई भी आएगा, पेरीपेसिया हेमार्सिया तो फेटल फ्लो है, कैथारसिस परगेशन ऑफ इमोशन है, और एनाग्नोसिस रिकग्निशन ऑफ डिस्कवरी या रिकग्निशन ऑफ क्या है उसका, पहचान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ये आ गया, रिकग्निशन और डिस्कवरी है ना, तो एनाग्नोसिस इज अ टर्म यूज बाय एरिस्टोटल टू मीन एनाग्नोसिस, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, क्या द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, ठीक है, तो कोई टर्म यूज़ किया जाता है रिपीटेशन के लिए किसी वर्ड और किसी फ्रेज के लिए, और कब, बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव आने वाले क्लॉज के लिए, एनाफोरा, रिपीटिशन या टोटोलॉजी या नन ऑफ द, तो इसका एनाफोरा है। तो एनाफोरा एक फिगर ऑफ स्पीच है जो हमें पोइट की लाइन में पाया जाता है, एनाफोरा। और एनाफोरा क्या है कि जैसे कि स्टार्टिंग होगी, है ना, एक ही उसी सेम वर्ड से स्टार्टिंग होगी, जैसे 9th क्लास की जो बुक है ना, बुक कह रही हूँ, 9th क्लास की जो पोइम है या फिर वो लिखी है, तो 2 रोड्स उस पोइम का नाम है, वहाँ पर क्या है कि स्टेंजा में जो लाइन है रिपीटेशन उनका मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आ शॉर्ट पिथी इंस्ट्रक्टिव सेइंग, ठीक है, छोटी है, पिटी इंस्ट्रक्टिव सेइंग है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एफोरिज्म होता है। देखो ये टर्म, इसे एफोरिज्म याद रखो, एफोरिज्म के अंदर ही प्रोवर्ब आता है, मैगजिम आती हैं, कहावतें आती हैं, पर ये टर्म उसे याद रखो, टर्म इसका एफोरिज्म है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।